हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस करेक्ट साइकिल के बारे में, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर यूज होते हैं और वो भी प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के अंदर यूज होते हैं। पर ग्लाइकोलिसिस और करेक्ट साइकिल के अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो FADH2 के फॉर्म में होता है और वो NADH2 के फॉर्म में होता है। पर ये दोनों जो है वो सीधा ATP के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। अगर FADH2 और NADH2 को ATP में कन्वर्ट करना है तो आपको इन दोनों को कहाँ पर ले जाना पड़ेगा, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, इनर मेम्ब्रिया। किसके इनर मेम्ब्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रिया है, इनर मेम्ब्रेन है, आपको इसे वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तब जाके यहाँ पे क्या होता है, एक NAD का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितने ATP के अंदर, 3 ATP के अंदर, और जो एक FAD का मॉलिक्यूल जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये चीज़ को करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए हम बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर फॉस्फोराइलेशन होगा, सो दैट इज नोन एज दी व्हाट, अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या बनता है, यहाँ पर ATP जनरेट होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हमें किसकी फिगर को समझना पड़ेगा, हमें माइटोकॉन्ड्रिया की फिगर को समझना पड़ेगा, और उसके बाद हम ETS के अंदर एंटर हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले कि मान लो कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर का मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है हम इसे बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पार्ट है ना, ये इसे हम क्या बोलेंगे, सो दैट इज नोन एज दी व्हाट, अ क्रिस्टी। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है वो अंदर का पार्ट है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पार्ट होगा। और ये जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, F0 एंड F1। क्या क्या पाया जाता है, F0 और F1 पाया जाता है। ये F0 और F1 क्या काम करेंगे, तो यहाँ से ATP को प्रोड्यूस होने के लिए आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर NAD जनरेट होंगे। NAD जो है वो है ATP के अंदर कन्वर्ट होने के लिए 2H+ को पास करेंगे। कौन से रास्ते थे, F0 F1। इसके लिए हमें फोटोसिंथेसिस का केमियो-ऑस्मोटिक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे हम उसको, इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। किसके बीच में होती है, आउटर और इनर के बीच में। तो स्पेशली हमें यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है, और ये जो है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। कौन सा पार्ट है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होगा यहाँ पे, क्रेब्स साइकिल। और ये जो बाहर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टी। उसके अंदर कौन सी चीज होती है, तो वहां पर क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या रहेगा, ETS सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर जो भी जनरेट होगा या जो कुछ भी बनता है, मतलब अंदर क्या बनेगा, NAD और FAD जो बनेगा वो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे आएगा, मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा, और फिर इसमें से ATP जनरेट होगी। अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इस तरीके से ATP कैसे जनरेट होते हैं। तो हम इसी तीनों मेम्ब्रेन को, जो हमने अभी राउंड फिगर ली है, उसे हम लीनियर फिगर के अंदर लेकर इसे समझेंगे कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, दिस इज द 3 पार्ट। ये कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। दैट इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है, यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पर स्पेस होगी, उसके बाहर का जो लेयर है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, सो दैट इज नोन एज दी व्हाट, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम उसको, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा, दैट इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। क्या आएगा यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगी। और ये जो है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो चीजें हैं, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के अंदर ETS होता है, और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है यहाँ पर, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे आएगा, मैट्रिक्स के अंदर आएगा, जबकि ETS कहाँ पे आएगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उससे हम बोलेंगे NADH+H+,
और ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, NAD के अंदर कन्वर्ट होता है, NAD प्लस के अंदर, है। यहाँ पर अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो कितनी जगहों पर ये चीज होती है, तो 4 जगह पे चीज होती है। NADH प्लस जो है वो NAD के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करने के लिए FMN प्रेजेंट रहेगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करेगा और 2H प्लस को कहाँ पर ले जाएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ले जाएगा। यहाँ से अब क्या होगा, 2H प्लस निकलेंगे और ये जो 2H प्लस है वो कहाँ पर डिपॉजिट होंगे, 2H प्लस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, तो वो आएंगे FMN के अंदर। यहाँ पर ये जो ETS की प्रोसेस है वो 5 कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है। तो ये है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, जिसके अंदर FMN को लिया जाता है। और दूसरी चीज ये कि इसके अंदर जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम को हम बोलेंगे NADPH डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा आएगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज, हम इसको बोलेंगे। अब ये जो है ये किस तरीके का काम करता है, तो ये NADH डिहाइड्रोजिनेज जो यहाँ पर है वो NADH प्लस H प्लस में से जो कोई भी 2H निकलेंगे उसको एक्सेप्ट करके वो इनर मेम्ब्रेन में ले जाएगा, जबकि 2 यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। अब ये कहाँ पे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी एंटरिंग FES। कहाँ पर जाएंगे, FES के अंदर जाते हैं। आप अगर अपनी बुक देखोगे तो आपकी बुक में 2 तरीके की फिगर दी है, एक जो है वो पूरी ब्लू फिगर है और जो दूसरी फिगर है वो थोड़ी सी कलरिंग फिगर है, उसमें अलग अलग तरीके के कलर दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ अभी वो ब्लू वाली फिगर है। तो ध्यान देना, यहाँ पर FMN से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं FES के अंदर। FES मतलब फेरस सल्फेट, जो कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे वो है। यहाँ पर फेरस और कॉपर दोनों को लिया जाता है क्योंकि जो ETS है ना वो रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अंदर 2 चीजें होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो NAD प्लस जो है वो NADH प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा और जब जरूरत पड़ेगी तो NADH2 NAD के अंदर कन्वर्ट होगा। ये दोनों तरीके से काम करता है, इसलिए हम इसको कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर हम Fe इसीलिए लेते हैं क्योंकि Fe जो है उसके पास ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी रहती है, Cu के पास भी रहती है। ये Fe+2 में से Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जबकि Cu भी Cu प्लस में से Cu+2 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। उसकी वजह से यहाँ पर हम किसको यूज करते हैं, Fe को यूज करते हैं, Fe सेंटर यूज करा जाता है। इसके बाद ये जाएंगे यहाँ पर यूबिक्विनोन के अंदर। यूबिक्विनोन को कभी कभी क्या बोला जाता है, कोएंजाइम क्यू, क्या बोलते हैं उसको, कोएंजाइम क्यू भी उसको बोला जाता है। और इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं यूबिक्विनोन। अब ये जो यूबिक्विनोन है उसके अंदर से ये कहां पर जाएंगे, सो ये आगे लीड करेंगे, दैट इज कॉल्ड UQH2। क्या बोलेंगे हम उसको, UQH2 के अंदर ये जाएंगे। कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और उस दौरान वापस जो FADH2 है ना, ये FADH2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, FAD प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा। वापस यहाँ से 2S प्लस निकलेंगे और ये 2H प्लस आएंगे इनर स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ये चीज हमने थाइलेकॉइड के अंदर भी देखी थी कि हमेशा याद रखना 2H प्लस हमेशा स्पेस के अंदर डिपॉजिट होते हैं। वहां पर भी थाइलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर जाते थे, थाइलेकॉइड की स्पेस के अंदर जाते थे, यहाँ पर ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आते हैं। अब वापस यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो ये जो है यूबिक्विनोन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ना। अगर आप नई बुक देखोगे जिसके अंदर अलग अलग कलर की फिगर दी है तो आप देखना पहले कॉम्प्लेक्स 1 दिया है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 दिया है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 दिया है। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स 2 को ऊपर रख देना है सेकंड फेज के अंदर, तब जाके वो फिगर भी बिल्कुल ऐसी बन जाएगी, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, तो अब जाके आगे जब ये नया सिस्टम चालू होगा उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसका नाम क्या है, हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, ध्यान देना कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है उसे हम बोलते हैं BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम उसको, कॉम्प्लेक्स BC1। साइटोक्रोम बी के अंदर अब क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये साइटोक्रोम बी में से कहां पर जाएंगे, तो वापस ये FES सेंटर के अंदर जाते हैं। ये FES सेंटर अब वापस किसके अंदर देगा, यूबिक्विनोन के अंदर, और फिर ये जाएंगे यूबिक्विनोन H2 के पास। कहां पर जाते हैं, यूबिक्विनोन H2 के पास। तब जाके वापस 2H प्लस यहाँ पर रिलीज होंगे, सक्सेनिक कोएंजाइम से लेके सक्सेनिक एसिड जब बनता है वापस यहाँ पर क्या होंगे, 2H प्लस जो है वो रिलीज होंगे और यहाँ से वापस जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दैट इज एंटर इन दिस साइटोक्रोम C1।
किसके अंदर जाएंगे, साइटोक्रोम C1 के अंदर जाएंगे। आपकी बुक में साइटोक्रोम C लिखा होगा, राइट ओवर दैट साइटोक्रोम C1, उसके पास ये जाते हैं। साइटोक्रोम C1 के पास जाने के बाद अभी एक छोटे से प्रोटीन के पास जाएंगे, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम C। आप यहां से लेके साइटोक्रोम B से लेके साइटोक्रोम C तक इतना जो है इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बोलते हैं। और उसके लिए यहाँ पर क्या जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। साइटोक्रोम C है वो छोटा सा प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ आपको मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर, और ये मोबाइल होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो कोई भी उसको C1 में से मिलेंगे वो उसको लेके किसके पास जाएगा, तो अब ये यहाँ पर जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास, जिसे हम बोलेंगे साइटोक्रोम A एंड A3। किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम A एंड A3। साइटोक्रोम A और A3 दोनों के पास क्या है, कॉपर का सेंटर है, इसलिए हम बोलेंगे कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास कॉपर का सेंटर रहता है। क्या रहता है, कॉपर का सेंटर। अब यहां से क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से क्या आएंगे, 2H प्लस इसको मिलेंगे, और इसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, H2। क्योंकि एक चीज ये याद रखना कि जब भी H2O टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, पर जब भी आपको H2O बनाना है तो उसके टाइम 2H प्लस O2 एंड इलेक्ट्रॉन ये सब मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल बनता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि NAD के बाद 3 जगह पे 1, 2 एंड 3, ये 3 प्लेसेस पर 2H प्लस बाहर आता है। और हमें पता है एक 2H प्लस मतलब एक ATP, तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं आपको, 3 मिल रहे हैं। तो 3 मतलब क्या हुआ कि आपको एक NAD इज इक्वल टू कितने मिलेंगे, यहाँ पर 3 ATPs जनरेट होंगे। जबकि अगर आप एक FAD की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो FADH2, और ये FADH2 के बाद 1 और 2 जगह पर क्या होंगे, यहाँ पर कि ATP जनरेट होंगे। तो इसलिए एक FAD बराबर 2 ATP यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये चीज आपको यहाँ पर मिलती है, एक NAD इज इक्वल टू 3 ATP एंड वन FAD इज इक्वल टू 2 ATP, आपको 2 ATP मिलेंगे। तो इस तरीके से ये ETS सिस्टम काम करेगा। साइटोक्रोम A और A3 को आप बोलोगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बोलेंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 है यहाँ पर वो हमारा कैमियो ऑस्मोटिक प्रिंसिपल है, जो हमने 13 चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल के अंदर जितने भी NAD और FAD बने सबके जो ATP थे वो कहां पर आ गए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हाई 2H प्लस है, मतलब कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, क्योंकि यहाँ पर 2H प्लस की वैल्यू ज्यादा हो गई, जबकि यहाँ पर 2H प्लस की वैल्यू कैसी हो गई, कम हो गई। यहाँ पर 2H प्लस की वैल्यू कैसी रहेगी, बहुत कम रहती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा कि यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में 2H प्लस ज्यादा है, जबकि क्रेब्स मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर 2H प्लस कम है। अब आपको वापस जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करनी है, सो यू आर नीडिंग 2H प्लस, आपको 2H प्लस की जरूरत पड़ती है। तो ये 2H प्लस कहां से आएंगे, तो ये वापस जो कोई भी गए हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर वो यहाँ पर आपको F0 और F1 की वजह से मिलेंगे। यहाँ पर होगा F0 और F1 जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। कर्रिंग फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर ही आपको F0 और F1 दिया है, पीछे अलग से भी फिगर दी है। पर अगर आप दूसरी फिगर को देखोगे इस तरीके की जो ब्लू कलर में दी है, इसके अंदर आपको F0 और F1 का सेपरेशन नहीं दिया, आपको नहीं बताया गया यहाँ पर F1 और F0, वो आपको पीछे सीधा कैमियो ऑस्मोटिक प्रिंसिपल के अंदर बताया गया। ओके, सो हियर अगेन इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर NADH प्लस NAD के अंदर कन्वर्ट होगा, 2H प्लस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को FMN एक्सेप्ट करेगा। वो यहाँ पर FES सेंटर के अंदर जाएंगे और वहां से यूबिक्विनोन को मिलेंगे। जब यूबिक्विनोन इसे एक्सेप्ट करेंगे उस दरमियान FADH2 में से FAD बनेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर यहाँ पर यूबिक्विनोन H2 के अंदर एंटर होंगे। जबकि अगर बात करें हमको, ये हमारा होगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर यूबिक्विनोन में से निकल के कहां पे आएंगे, कॉम्प्लेक्स BC1 के अंदर आएंगे, जहां पर साइटोक्रोम सिस्टम काम करेगी। साइटोक्रोम B में से इलेक्ट्रॉन निकल के FES के पास आएंगे, वहां से यूबिक्विनोन से लेके यूबिक्विनोन H2 में जाते हैं। यहाँ पर भी 2H प्लस जो है वो फ्री होते हैं। ये दोनों वे में जा सकते हैं, मैट्रिक्स में भी जा सकते हैं और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भी जाएंगे।
वहां से ही निकल के आएंगे, साइटोक्रोम सी बन के अंदर आते हैं और उसके बाद आता है एक छोटा सा प्रोटीन। ये मोबाइल कंडीशन में होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। और ये कहां पर आएगा, तो इनर स्पेस के आउटर साइड के अंदर आप नई बुक को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक अलग से दिया हुआ है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो भी है वो C1 के पास जो कोई भी इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको यहाँ से लेंगे और लेके कहां पर देंगे, वो यहाँ पर देंगे, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को देते हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज मतलब कि यहाँ पर A और A3 दोनों रहते हैं और इसके अंदर क्या होता है, तो A और A3 के अंदर कॉपर का सेंटर रहता है जो ऑक्सीडाइज होने के काबिल होता है। अब क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस इलेक्ट्रॉन को 2H प्लस और ऑक्सीजन मिलकर H2O का मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन फोटोफॉस्फोराइलेशन इज हैपन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटेड फैक्टर है, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सीधा H2O के अंदर यूज हो जाएगा और पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि आप जब भी बोलते हो कि रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल CO2 के बनते हैं तो साथ में 6 मॉलिक्यूल H2O के भी बनते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल भी आपको मिलेगा। और दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है उसे हम अलग से लेंगे, दैट इज कॉल्ड द कैमियो ऑस्मोटिक। उससे पहले हम आपकी बुक में से थ्योरी पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 232। The following step in the respiration process are release and utilize the energy stored in the NADH plus H plus and FAD। ATS जो है वो NAD और FAD में से एनर्जी को रिलीज करता है। This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and electron are passed on to O2 resulting the formation of H2O। जो भी यहाँ पर O2 आएगा, 2H प्लस आएगा और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उससे यहाँ पर क्या बनेगा, H2O का मॉलिक्यूल बनता है। The metabolic pathway through which the electron pass from the carrier another it is called the ETS। यहाँ से सारी जगह पे आप देखोगे FMN से स्टार्ट करके यहाँ पर C तक, तो यहाँ हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, इसलिए हम इसको ETS बोलेंगे। यानी प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NAD produced in the mitochondrial matrix during the citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कौन सा आएगा, FMN एंजाइम NADH dehydrogenase जो है। And the electron are transferred in ubiquinone located with the inner membrane। कहां पर जाएंगे, ubiquinone जो inner membrane के अंदर प्रेजेंट है। Ubiquinone also receive the reduced equivalent via the FADH2। यहां से FADH2 में से जब FAD बनेंगे तब भी इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और वो ubiquinone लेके उसको कहां पर देगा, साइटोक्रोम B जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। Here that FADH2 complex 2 that is generated during the oxidation of the succinic acid in citric acid. The reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of the electron cytochrome C via the cytochrome BC1 complex 3। क्या होगा यहाँ पे, यूबिक्विनॉन में से वो ट्रांसफर होके कहाँ पे आएंगे, BC1 के अंदर आएंगे, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे, है ना। और कहाँ पर जाएगा, साइटोक्रोम C के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। साइटोक्रोम C is a small protein attached to the outer surface and the inner membrane to act as a mobile carrier transfer of the electron between complex 3 and complex 4। ये क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा आएगा, BC1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा है, साइटोक्रोम AA3। दोनों के बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने का काम कौन करेगा, साइटोक्रोम C। ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। Complex 4 refer to the cytochrome C oxidase complex containing the cytochrome A and A3। They have the 2 copper center। यहाँ पर आपको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज मिलेंगे जहां पर A और A3 है, दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉपर सेंटर। When the electron pass from the one carrier to another carrier from the complex number 1 to the complex number 4, the electron transport chain they are couple of ATP synthesis। यहाँ पर बहुत सारे ATP बनेंगे क्योंकि यहाँ पर केमियो ऑस्मोटिक होगा जो आप पढ़ चुके हो। For the production of ATP and the ADP and inorganic phosphate, यहाँ पर ATP बनेंगे, ATP और किसकी वजह से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर पर डिपेंड है। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहाँ पर, NADH एंड FADH। क्योंकि जब हमने ये चीज पढ़ी थी कि थाइलेकॉइड के अंदर, तब आपको पता है PS2 में से इलेक्ट्रॉन निकल के PS1 के अंदर गया, PS1 में से जब वो FD के अंदर जाता है तब जाके नीचे से भी H+ निकलता है। इसलिए हमने ये चीज बोली थी कि जब तक हाइड्रोजन जो है
वो H+ जो है वो NADP के पास जब भी पहुंचेगा साथ में इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी NADP H के साथ बाइंड होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट गोइंग टू बाइंड। तो जब NADP को H+ के साथ बाइंड होने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो जब NAD जो है, यहाँ पर NAD का जो मॉलिक्यूल है वो H+ को जब रिलीज करेगा तब जाके भी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है ना। तो NADP ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, उनकी कंपेयर में जो FADH2 उसमें से इलेक्ट्रॉन कम निकलते हैं। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑक्सीडेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जिसकी वजह से एक NAD में से आपको कितने ATP मिलेंगे, 3 ATP, और एक FAD के अंदर से आपको 2 ATP मिलते हैं। ऑल थ्रू द एरोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। यहाँ पर NADPH, FADH2 ये जब भी टूटते हैं तब भी ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। विदाउट ऑक्सीजन दे आर नॉट गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन, है ना, और उसकी वजह से ही ATP बनते हैं। द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस, टर्मिनल स्टेज, यहां से साइटोक्रोम A और A3 के बाद हम उसको टर्मिनल फेज बोलेंगे, क्योंकि आगे जाके F0 और F1 काम करने वाले हैं, इसलिए हम इसको टर्मिनल फेज बोलते हैं। Yet the presence of the oxygen is vital since it drives the whole process by the water removing hydrogen from the system. जो एक्स्ट्रा H+ है वो सिस्टम में से रिमूव होगा, ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यहाँ पर H+ जो है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके बनेगा H2O। Unlike photophosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of the proton gradient required for the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के अंदर नॉन साइक्लिक के अंदर क्या होता था, लाइट आती थी, H2O का मॉलिक्यूल टूटता था, H2O टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे, और यहाँ पर H+ भी थाइलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर क्या होते थे, डिपोजिट होते थे। वहां से ये आगे जाते थे और क्या करते थे यहाँ से कि वो सीधा मैट्रिक्स में होके NADPH के साथ बाइंड होते थे। पर नॉन साइक्लिक के लिए लाइट रिएक्शन बहुत कंपलसरी था, जरूरी था, जबकि यहाँ पर लाइट जरूरी नहीं है, बट व्हाट इज नीडेड, ऑक्सीजन, क्योंकि ये रेडॉक्स प्रोसेस है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होगा, ये चीज याद रखना, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द नीड ऑफ योर बॉडी, ये आपकी बॉडी की नीड पे काम करती है। अगर आपको ज्यादा ATP की जरूरत है तो यहाँ पर NAD FAD कंटिन्यूअसली ATP को जनरेट करेंगे, जब नहीं जरूरत होगी तो NAD वापस क्या बनाएगा, NADH H+, है ना, क्योंकि यहाँ पर F और F0 के अंदर से जो कोई भी यहाँ पर 2H+ जाएंगे वो NAD और FAD के साथ ही बाइंड होंगे, और क्रैब्स साइकिल के अंदर वो NADH2 और FADH2 को ही जनरेट करते हैं। In the respiration, it is the energy of oxidative and reduction. यहाँ पर oxidation और reduction होगा, utilized for the same process. Is this reaction is reason that the process is called oxidative phosphorylation. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, oxidative phosphorylation बोलेंगे। अब हम जाएंगे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के अंदर, जो हमने लास्ट में थोड़ा सा बताया था, अब इसको हम यहाँ पर कंप्लीट लेते हैं। दिस इज व्हाट अ आउटर, और डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे यहाँ पर जो हमने अंदर लिखा था, दैट इज कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी जिसे हम बोलेंगे, और यहां पर जो आएगा दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ये कौन सा पार्ट है, मैट्रिक्स। यहां पर क्रैब साइकिल होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल जिसके ऊपर F0 और F1 प्रेजेंट हो। अब यहां पर क्या होगा, सो दिस इज द पार्ट, हम इसे बोलेंगे F0 और हम इसे बोलेंगे F1। दो पार्ट आपको यहां पर मिलेंगे, कौन कौन से, F0 और F1। अब यहां पर क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर NAD टूटे, FAD टूटे, उसकी वजह से यहां पर 2H+ डिपोजिट हुई। तो यहां पर क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी व्हाट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2H+,
यहाँ पर 2H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, लो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो है. सो इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, से हायर से लोअर में ही जाना है. तो अब ये जो 2H प्लस है दैट विल बी अ मेक अ प्रेशर ऑन F0, वो F0 के ऊपर प्रेशर करेंगे. अब हमें पता है, हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि F0 और F1 किसके पार्ट है, सो दे आर द पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेसिस. किसके पार्ट है, एटीपी सिंथेसिस के पार्ट है. ये एटीपी को सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं. उसके दो पार्ट है F0 एंड F1. F0 इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन, वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, पूरा उसके अंदर है. और ये जो है एक मेम्ब्रेन चैनल को क्रिएट करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल बनाएगा जो 2H प्लस को पास करेगा. जबकि F1 जो है उसका हेड पीस है, और हेड पीस पेरिफेरल है, और वो किसके अंदर होगा, मैट्रिक्स के अंदर होगा. किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर आया हुआ उसका कौन सा पार्ट है, ये पेरिफेरल पार्ट है. अब क्या होगा, यहां से जो 2H प्लस है उसकी यहाँ पर क्या है, ज्यादा अमाउंट है, वो F0 के ऊपर प्रेशर करेंगे, F0 टूटेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. यहां से F1 जो है ये बाहर आएंगे, और यहां पर क्या है बनेगा, मैट्रिक्स के अंदर 2H प्लस वापस मिलेंगे. F0 प्रेशर की वजह से टूटे, तो अब क्या होगा, यहां पर जो ADP है वो ADP यहां पर PI के साथ बाइंड होंगे, क्या बनाएगा, यहां पर ATP को जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस. किसकी हेल्प से, ATP सिंथेसिस की हेल्प. वापस एक बार समझेंगे क्या हुआ. इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर FADH2 और NADH2 टूटने की वजह से 2H प्लस जमा हुआ, मतलब कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया, हाई हो गया. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो है. अब क्या हो रहा है, ये जो 2H प्लस है वो F0 के ऊपर प्रेशर करेंगे, और ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि F0 टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी को ADP प्लस PI यूज करेंगे, ADP, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बनाएंगे यहाँ पर, ATP. उस दौरान यहाँ पे F0 एक चैनल की तरह बिहेव करेगा और 2H प्लस को रिलीज करेगा, और ये 2H प्लस कहां पर आएंगे, मैट्रिक्स के अंदर. मैट्रिक्स के अंदर जो क्रैब साइकिल चल रही है वो NAD और FAD वहां पर प्रेजेंट होंगे, जो 2H प्लस के साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे. समझ में आया, मतलब कि जितने भी 2H प्लस मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे सारे के सारे NAD और FAD के अंदर यूटिलाइज हो जाएंगे. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो ही रहेगा, और उसकी वजह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है. ठीक है, यहाँ पर हम याद रखेंगे, अगर एक 2H प्लस का मॉलिक्यूल जाता है तो वो एक ATP को जनरेट करेगा. तो इसकी वजह से एक NAD इज इक्वल टू 3 ATP होते हैं, और एक FAD इज इक्वल टू 2 ATP होता है. यहां पर हम लेंगे पेज नंबर 233. You have already studied about the mechanism of the membrane link ATP synthesis as explained by the chemiosmotic hypothesis in the early chapter, है ना, चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने ये चीज पढ़ी. As mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in the synthesis of ATP with the help of ATP synthesis. यहाँ पर जब 2H प्लस पास होंगे तब ATP सिंथेसिस, ADP और PI को यूज करके क्या बनाएगा, ATP बनाएगा. दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर 5. ये पूरा जो है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है. दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट है F0 एंड F1. F1 इज अ हेड पीस, इट इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स. ये मेम्ब्रेन के बाहर आया हुआ है, पेरिफेरल है. ठीक है, एंड इट्स कंटेन द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. ये ATP को सिंथेटिस करने की क्या करेगा, साइट को प्रोवाइड करेगा. यहाँ पर ATP सिंथेटिस होगा with the help of the word ADP and inorganic phosphorus. तो यहाँ पर वही आएगा, and contain the site for the ATP synthesis of ATP from the word ADP and inorganic phosphate. F0 is and the what are integral membrane protein complex. ये प्रोटीन कहाँ पे है, मेम्ब्रेन के अंदर है, so it is called the integral. F0 और F0 दोनों प्रोटीन है. F0 F1 क्या है, दोनों प्रोटीन, क्योंकि ATP सिंथेटिस कौन है, एंजाइम, और एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के. इसकी वजह से F0 और F1 दोनों के दोनों यहाँ पर प्रोटीन है. चैनल थ्रू द विच प्रोटॉन, यहाँ पर क्या होगा, F0 इज द इंटरग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन को क्या करेगा, पास करेगा. The passage of proton through the channel is coupled to the catalyzed site for the F0 component for the production of ATP.
यहाँ पर वो एटीपी को जनरेट करेगा। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 2H प्लस पास थ्रू द F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स ग्राउंड, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एटीपी तब जनरेट होगा जब 2H प्लस इसके अंदर से निकलेगा, मतलब यहाँ पे आपको इतने एटीपी मिलेंगे जितने यहाँ से 2H प्लस पास होंगे। इसकी वजह से एक एनएडी 3 एटीपी और एक एफएडी क्या बनाएगा, 2 एटीपी प्रोड्यूस करेगा।